हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है यशपाल कमेटी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कमेटी क्या थी, कब बनी, क्यों बनाई गई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे और इस कमेटी ने क्या काम किया। तो ये अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर हम आज इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसका काम क्या था कि जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पे, और स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उन पे जो शैक्षणिक भार था, कि जो एजुकेशनल बर्डन था, चाहे करिकुलम का हो, चाहे बुक्स का हो, चाहे कंपटीशन हो, तो इस तरह के जो अलग अलग जो बच्चों पे सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से जो इस तरह का प्रेशर था, उस भार को, उस बर्डन को कम करने के लिए कि उस इस भार को बच्चों के ऊपर से कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी को बनाया। और यूजीसी के जो फॉर्मर जो चेयरपर्सन थे, प्रोफेसर यशपाल, उनको इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। तो इसलिए उनके नाम से इस कमेटी को जाना गया, यशपाल कमेटी। और इस कमेटी का क्या काम था कि इस कमेटी का काम था ये पता लगाना कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों पर शैक्षणिक बोझ को कैसे कम किया जा सकता है और शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जा सकता है, किस तरह से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसके पास दो काम थे: हाउ टू रिड्यूस द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, कि बच्चों के ऊपर से किस तरह से जो शिक्षा का भार कम किया जाए, एंड हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा में किस तरह से सुधार किया जाए, उसमें किस तरह से क्वालिटी को डेवलप किया जाए। तो अब इस कमेटी ने क्या किया कि सबसे पहले करिकुलम और जो टेक्स्ट बुक है इसकी जांच के लिए एनसीईआरटी, सीबीएसई के जो करिकुलम था, जो टेक्स्ट बुक थी, और इसके अलावा जो भारत के अलग अलग जो भागों में जो एजुकेशन बोर्ड थे, जो टेक्स्ट बुक थी जो अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल की जाती थी, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो टेक्स्ट बुक थी, करिकुलम था, इन्होंने सबको देखा, सबको समझा और सबको पढ़ा। और उसके बाद फिर सबका इन्होंने निरीक्षण किया। तो टेक्स्ट बुक और सिलेबस को देखने के बाद, उसकी जांच करने के बाद, फिर इन्होंने क्या किया कि जो स्टेक होल्डर्स थे, जो शिक्षा से जुड़े लोग थे, चाहे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, एजुकेशन बोर्ड्स के जो चेयरपर्सन थे, स्टूडेंट, पेरेंट्स, और इसके अलावा जो कोर्स मेकर्स थे, जो बुक राइटर्स थे, जो पब्लिशर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जो फेमस एजुकेशनिस्ट हमारे देश के थे, तो सबसे इन्होंने बात की और सबकी इस विषय पे इन्होंने राय ली। तो सबसे पहले इन्होंने अलग अलग जो बोर्ड्स थे, उनके जो अलग अलग राज्यों में जो टेक्स्ट बुक और जो करिकुलम था उसको देखा, उसकी जांच की। इसके बाद इन्होंने अलग अलग शिक्षा से जुड़े लोगों से इन्होंने बात की, उनकी राय ली। और इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई 1993 को इस कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सौंपी और सबमिट की। और इसका टाइटल क्या रखा गया? लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बोझ रहित अधिगम। तो इस कमेटी को जो काम दिया गया था उसको करते हुए इसने अब सजेशंस दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किस तरह से क्या करके बच्चों के ऊपर से जो ये लर्निंग का जो बर्डन है, ये जो अधिगम का जो बोझ है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो अब हम इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी, जो सजेशन थे, हम उसको देखते हैं। तो इस कमेटी को सबसे पहले बात करते हैं, 5 भागों में विभाजित किया गया, कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको बनाने के जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य थे उसकी बात की गई। और सेकंड पार्ट में जो कमेटी ने जब अपनी जांच करनी स्टार्ट की, रिसर्च करनी स्टार्ट की, तो उसको जो स्कूल से जुड़ी और जो प्रॉब्लम उसको दिखी, जो समस्या उसके सामने आई, तो पार्ट 2 में उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का इसको डिस्कस किया है, इसका जिक्र किया है कि विद्यालय से जुड़ी, करिकुलम से जुड़ी, बच्चों से जुड़ी ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चों पर ये पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसकी जो जो समस्याएं थी, तो सेकंड पार्ट में इस समस्या की व्याख्या की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है।
और फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स के रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, तो समस्याओं के कारणों पे चर्चा की गई है। और इसके फोर्थ पार्ट में सॉल्यूशन बताए गए हैं, सजेशन दिया गया है कि इस समस्या को किस तरह से दूर किया जा सकता है। और जो फिफ्थ पार्ट है तो ये अपेंडिक्स है, तो इसमें वो ऑर्डर्स और सारी चीजें हैं, लीगल चीजें हैं जिसके द्वारा इस कमेटी को बनाया गया था। तो इसमें स्टार्टिंग के जो 4 पार्ट्स हैं वही इंपॉर्टेंट है, हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है, हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि इस कमेटी के बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य थे। तो सबसे पहला उद्देश्य था कि टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी, कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के पर जो पढ़ाई का बोझ था उसको कम करना। सेकंड है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव थे जिस पर इसको काम करना था। उसके बाद अब प्रॉब्लम ऑफ द करिकुलम लोड की, इस कमेटी ने जब अपना काम स्टार्ट किया तो देश भर में जब इन्होंने टेक्स्ट बुक करिकुलम को देखा, अलग अलग लोगों से बात की, तो इनको जो प्रॉब्लम सामने इनको नजर आई, तो प्रॉब्लम क्या क्या थी कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है लेकिन वो सीखते कम है, समझते कम है, कि स्टूडेंट आर टॉट मोर बट दे लर्न और अंडरस्टैंड लेस। और जो बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनकी बैग का एवरेज जो वेट है, जो एक औसत वजन है, वही 4 किलो है। तो बच्चों पर उनका बैग भी कितना भारी है, कितना बच्चों पर स्टार्टिंग से ही बच्चों पर कितना लोड डाला जाता है। अब बच्चा है, उसको जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो बचपन से ही उस पर अलग अलग तरह का प्रेशर घर वालों की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से, समाज की तरफ से डाला जाता है। जैसे होमवर्क करना है, ट्यूशन है, अलग अलग तरह की कोचिंग क्लासेस है। तो इन चीज़ों में बच्चों को इतना मजबूर कर दिया जाता है, बच्चों को इतना बिजी कर दिया जाता है कि बच्चों के पास खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए इस तरह का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चा इस बोझ के तले धीरे धीरे दबने लगता है। और जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक है, वो इस तरह की है कि उसका बच्चों की जो उनकी अपनी जो डेली लाइफ है, जो उसकी रियल लाइफ है, वास्तविक जीवन है, उससे कोई संबंधी नहीं है। तो जब उन बुक्स को बच्चा, वो बुक्स बच्चों की जीवन से संबंधित नहीं है, तो इसलिए बच्चा उसको ज्यादा जानने की, समझने की कोशिश नहीं करता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। और टेक्स्ट बुक टू आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, की जो टेक्स्ट बुक है वो उसमें सिर्फ केवल इंफॉर्मेशन है, केवल डाटा है, और वो सिर्फ उसका बनाने का मुख्य पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार करना। तो टेक्स्ट बुक आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, कि ये केवल परीक्षा के आधारित है, इसमें और कुछ ज्यादा जानने को, सीखने को नहीं है, इसमें सिर्फ आंकड़े और इंफॉर्मेशन ही है। बच्चों की रुचि के हिसाब से चीजें इसमें नहीं डाली गई हैं। और उसके बाद फिर कि सिर्फ एजुकेशन का, स्कूल जो हम एजुकेशन, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि करिकुलम को पूरा करना, सिलेबस को पूरा करना। और शिक्षक को भी ऐसा करने पे मजबूर किया जाता है। तो टीचर जो हैं वो भी सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि पाठ्यक्रम को, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, और बच्चों के सीखने समझने पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि बस पाठ्यक्रम को, करिकुलम को, सिलेबस को पूरा किया जाए। फिर क्लासेस आर वेरी लार्ज, करिकुलम इज वेरी हैवी एंड टेक्स्ट बुक आर डिफिकल्ट, कि कक्षाएं बहुत बड़ी हैं, पाठ्यक्रम बहुत भारी है, और पाठ्य पुस्तकें बहुत मुश्किल हैं, कि एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस है, और इतनी कठिन जो डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे सीखेगा। इसके बाद अब इन कारणों के परिणाम स्वरूप शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरा करने के अलावा शिक्षा के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं दे सकते। अब इसकी वजह से क्लासरूम ज़्यादा है, करिकुलम हैवी है, और टेक्स्ट बुक मुश्किल है, तो इसकी वजह से टीचर का सारा काम सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा रहता है, और इसके अलावा वो अन्य पहलुओं पे, बच्चों के मानसिक, शारीरिक, इन इन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे पाते। और बच्चों में जो एग्जामिनेशन का डर है वो धीरे धीरे गहराता जा रहा है, और शिक्षक और अभिभावक दोनों ही इस डर में अपना योगदान देते हैं, दोनों ही एग्जाम के नाम पर बच्चों को डराते हैं। फिर स्कूल एजुकेशन अपीयर्स टू बी अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग एंड बिटर, कि अब इससे, इन चीज़ों से क्या हो गया कि जो स्कूल का जो शिक्षा है, एजुकेशन है, बहुत ही ज़्यादा अरुचिपूर्ण, उबाऊ और द्वेषपूर्ण प्रतीत होती है। अब
परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाना, सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन ही बच्चों की काबिलियत का, योग्यता का प्रतीक बन गया है। और विद्यार्थी को उनके मार्क्स के आधार पर ही अगली कक्षाओं में डाला जाता है। अच्छे मार्क्स आए तो अगली कक्षा में, नहीं आए तो उसी में रहो। तो मार्क्स ही बच्चों की काबिलियत का आधार बन गया है, उनकी योग्यताएं, और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि बच्चा सिर्फ समझने की जगह सिर्फ रट्टा मारकर, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि रट्टा मारो पास हो जाओ सिर्फ। तो धीरे धीरे जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो खराब होती जा रही है इस तरह से। फिर थर्ड पार्ट में रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम की इन समस्याओं के क्या कारण है, इस पर बात की गई है। तो सबसे पहले इस समस्या का कारण है कि ये जो समस्याएं हो रही है कि जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है अक्सर जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनको स्कूल की तो इतनी जानकारी है ही नहीं, उन्होंने ना स्कूल में पढ़ाया ना विद्यार्थियों से उनका इंटरेक्शन हुआ। तो इसका जो करिकुलम है, ये जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो बनाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो करिकुलम सिलेबस है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और इतना हैवी हो जाता है कि दिए समय में पूरा नहीं हो पाता। फिर बोथ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक आर सेंट्रलाइज, कि जो करिकुलम और जो टेक्स्ट बुक है वो सेंट्रलाइज है, नेचर है कि वो सेंट्रलाइज है कि वो बच्चों की जो रीजनल जो हम बात करते हैं, अलग अलग जैसे भारत की बात करते हैं तो अलग अलग, भारत एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य का अपना अलग अलग एनवायरनमेंट है, हर बच्चे की, हर स्टेट की अपनी अलग नीड है, अपनी अलग ज़रूरतें हैं। तो इसलिए क्या है कि करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक आर सेंट्रलाइज नेचर की, करिकुलम टेक्स्ट बुक सेंट्रलाइज हैं। जैसे हम सीबीएसई की बात करते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही बुक है, सेम है। तो ये सेंट्रलाइज है, तो इसके कारण क्या है, दे आर नॉट एज पर द रीजनल एनवायरनमेंट एंड नीड्स की, ये जो क्षेत्रीय वातावरण है और उसकी जरूरतों के अनुसार नहीं है, इसलिए बच्चे इसमें कम रुचि लेते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक करिकुलम है ये सेंट्रलाइज है, तो ये भी एक दिक्कत है कि जो जो रीजनल जो एनवायरनमेंट है, जो नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बनाए जाते, ये एक जैसे ही होते हैं। फिर हाई लेवल सब्जेक्ट मैटर इज इंक्लूडेड इन लोअर क्लास, की उच्च स्तरीय विषय वस्तु निम्न वर्गों में शामिल की जाती है, कि छोटे बच्चों को ऐसे हैवी सिलेबस उनको पढ़ाया जाता है तो जो उनके सर से ऊपर चले जाते हैं। और एग्जामिनेशन और क्वेश्चन ओरिएंटेड की परीक्षा जो है प्रश्न उन्मुख है, कि आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप काबिल नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। इन सर्विस ट्रेनिंग इज फॉर्मेलिटी, की इन सर्विस ट्रेनिंग जो ऑलरेडी टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो एक फॉर्मेलिटी है, कि हाँ बस उसको अटेंड करो, सीखो ना सीखो तो अलग चीज़ है। तो ये भी एक तरह की फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं। फुल टाइम टीचर एजुकेशन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ स्कूल एजुकेशन, की जैसे आप सब बीएड डीएलएड एमएड कर रहे हैं, तो ये जो फुल टाइम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका सिखाया कुछ और जाता है। लेकिन जब बच्चा जो टीचर ट्रेनिंग, जब टीचर बन के स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि जो उसको सिखाया गया और स्कूल की जो एनवायरनमेंट, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। तो उसका जो फुल टाइम टीचर एजुकेशन जो है उसका मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से, मेन स्कूल से उसका इतना कुछ लेना देना नहीं है। फिर टीचर कंसिडर द कंटेंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक टू बी फाइनल विच मेक्स दिस प्रॉब्लम मोर सीरियस, कि शिक्षक बच्चों को सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जो पाठ्य पुस्तक में दिया जाता है, उसी को अंतिम मानते हैं। तो इसके अलावा और अलग चीज़ें पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते, ना उनको उतना टाइम मिलता है, तो इससे प्रॉब्लम और धीरे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो कंपटीशन है, तो कंपटीशन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बच्चा सीखने की जगह से फोड़ में भागने में लगा हुआ है। तो द मेन रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम इज द कंपटीशन बेस्ड सोशल एनवायरनमेंट, की प्रतिस्पर्धा आधारित सामाजिक वातावरण इसकी एक मुख्य कारण है, जहाँ पे हर कोई भागने में लगा हुआ है, कोई समझने पे ध्यान नहीं दे रहा, हर कोई एक दूसरे को पीछे करके खुद आगे बढ़ना चाहता है। तो बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे विद्यालय में ना प्रॉपर एनवायरनमेंट है, ना उनके पास टीचर्स हैं, ना सही से बिल्डिंग है, ना लैब है। तो इस तरह की जो नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्कूल में, उसका भी अभाव है। और आज भी हम देखते हैं ये चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं। और फोर्थ पार्ट में रिकमेंडेशन की, अब कमेटी ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने क्या सुझाव दिए। तो पहला इन्होंने सुझाव दिया कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को मदर टंग में ही, मातृभाषा में ही पढ़ाई जानी चाहिए। और इसके बाद कि
व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिताओं को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वे बच्चों के मनोरंजक शिक्षा से वंचित करती हैं। कि जो एक कंपटीशन है बच्चों में, जो कंपटीशन है, जो होड़ है, इसको खत्म की जाए, ताकि बच्चा खुद को जाने, खुद को समझे, चीजों को समझे। तो ये जो दौड़ वाली जो है कंपटीशन है, ये एक तरह की नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है। तो इसलिए इस कंपटीशन को खत्म किया जाए। और इसके बाद कि द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक शुड बी डिसेंट्रलाइज सो दैट रीजनल टीचर्स कैन प्रैक्टिस इन इट। कि जो पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसका विकेंद्रीकरण किया चाहिए, ताकि क्षेत्रीय शिक्षक भी इसमें भाग लें और वो अपने अपने क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से उसमें जो कंटेंट है, जो चीजें हैं, उसको जोड़ सके, शामिल कर सके, ताकि बच्चा उन टेक्स्ट बुक को खुद से जोड़ पाए। तो इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फिर द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू इनोवेशन शुड हैव फ्रीडम इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट बुक कंस्ट्रक्शन एंड टीचर ट्रेनिंग डेवलपमेंट। कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनको पाठ पुस्तक निर्माण के लिए और शिक्षक प्रशिक्षण विकास में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो अलग अलग जो गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं, जो एनजीओस हैं, इसके अलावा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनसीईआरटी की बात करते हैं, एससीईआरटी की, तो इनको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, ताकि ये अपने काम को और अच्छे से कर सकें। किसी तरह का इन पे मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इनके कामों में। तो इनको पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए, ताकि ये अपने काम को अच्छे से कर सकें। इसके बाद कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे अलग अलग कमिटीज होनी चाहिए, जो अपने एरिया के जो विद्यालय हैं उनको देखें, उनकी समस्याओं को जाने, बच्चों की समस्याओं को जाने, और उसके हिसाब से प्लानिंग करें कि किस तरह से शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है, और विद्यार्थियों पर जो बर्डन है वो किस तरह से कम किया जा सकता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और हर लेवल पे जो वहाँ पे जो एजुकेशन बोर्ड है, जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। फिर विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, उसको और अच्छा बनाने के लिए, कि टीचर जो स्कूल को है उसको फंड दिया जाना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए फंड दिया जाना चाहिए, और जो स्कूल को रिपेयर करने के लिए फंड देना चाहिए, ताकि जो स्कूल की नेसेसरी जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको अच्छा बनाया जा सके। और स्कूल टीचर्स को जो करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन है, उसमें स्कूल टीचर को भी भाग लेना चाहिए, उनको मौका दिया जाए, ताकि जो स्कूल टीचर हैं वो भी इस तरह की जो टेक्स्ट बुक हैं उसको बनाएं। अब स्कूल टीचर को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, तो वो बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे, जिससे टेक्स्ट बुक जो होगी वो अच्छी बनेगी। क्योंकि एक स्कूल टीचर जो है अपने स्कूल एनवायरनमेंट को, बच्चों को अच्छे से जानता है, तो उस हिसाब से उसको अगर शामिल किया जाएगा तो करिकुलम टेक्स्ट बुक की क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा। और सीबीएसई जो है, इसका इसका काम सिर्फ सेंट्रल और लेवल पर ही होना चाहिए, कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं, वही सीबीएसई के अंतर्गत आने चाहिए। बाकी जो राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं वो इसके अंदर में नहीं आने चाहिए। वो जो स्टेट के जो अपने बोर्ड हैं वो उनके साथ ही जुड़े होने चाहिए, ताकि, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड है वो अपने स्टेट की नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी टेक्स्ट बुक तैयार करते हैं। तो इसलिए जो सीबीएसई जो है वो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय उसके अंदर में होने चाहिए, बाकी जो विद्यालय हैं वो राज्य सरकार के अंदर में आने चाहिए। इसके अलावा कि नर्सरी स्कूल जो हैं, इनको जो मान्यता, इनको जो भी एफिलिएशन दिया जा रहा है, इनको जो मान्यता प्रदान की जा रही है, तो उससे संबंधित नियम और कानून बनाए जाएं, और जिसका इन स्कूल्स को पालन करना है। कि जो भी नर्सरी स्कूल ओपन होते हैं तो इसके लिए गाइडलाइंस हो, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और इसका सख्ती से पालन किया जाए। और नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चों का किसी तरह से एग्जामिनेशन रिटर्न या उनके साथ इंटरव्यू, किसी तरह का कोई एग्जाम ना लिया जाए, इसको खत्म किया जाए। प्लस कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनको भी बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं, और उसका सख्ती से पालन करवाया जाए। तो जो नर्सरी स्कूल हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं, जब इनको बनाया जाता है तो कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जो इनको जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा
कि हमने यशपाल कमेटी के बारे में पढ़ा, तो इस कमेटी को जब आप पढ़ोगे, इसके एक-एक पॉइंट पढ़ोगे, तो आप इसको अपनी ज़िंदगी से खुद रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जो ये जो बर्डन है एजुकेशन का, ये उस समय भी था, 1993 में भी बात की गई, और आज भी देखेंगे तो इतना कुछ परिवर्तन नहीं आया, कि वो बर्डन जस का तस बना हुआ है, जो होड़ लगी हुई है। आज भी बच्चों को समझाने की जगह सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का अलग से प्रेशर होता है, टीचर्स का अलग से होता है, सोसाइटी का अलग से होता है, कंपटीशन का अलग से होता है। तो कहीं न कहीं इस करिकुलम, इस सिलेबस और इस कंपटीशन के बोझ के तले आज भी हम देखते हैं कि जो बच्चा है दबा जा रहा है, दबा जा रहा है, और कोई उसकी समस्या को नहीं देख रहा, नहीं जान रहा। तो इस कमेटी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए, और अगर इसके सभी सुझाव को अगर मान लिया जाए, तो बच्चों पर एक जो एक प्रेशर होता है बचपन से ही, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगा, और जो बच्चे को सीखने पर, समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इससे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो और अच्छी हो सकती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।